रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टॉपिक ने कर रखा है आप सब बच्चों को तंग, तो हम आ गए हैं आप सब बच्चों के संग। तो कर देंगे इस टॉपिक को भंग मिलकर हम, और आएंगे आपके एग्जाम में अच्छे रंग। तो hello my dear students, welcome to another video. In this video we'll just talk about the refractive index. refractive index को हम इस एपिसोड में बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं, एकदम बेसिक टू हाई लेवल का बिल्कुल तगड़े तरीके से इसको समाप्त कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि एक बहुत ही डरावना टॉपिक होता है बच्चों के लिए, वो हम आसान बना देंगे। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक से डर नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे क्या होता है, उसके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हर एक चीज कराया जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले कंसेप्ट बताएंगे और फिर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वहां से अप्रोच करते हुए पूरे न्यूमेरिकल्स तक हम अप्रोच करने वाले हैं। हर एक फॉर्मूला को कैसे अप्रोच करना है, उससे कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, वो सारी हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। सो बहुत बकवास कर लिया हमने। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने के बाद मैं एक रामबाण देने वाला हूँ जिसको पैनेसिया कहा जाता है अंग्रेजी में। हर मर्ज की दवा कहते हैं उसको, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो भी मर्ज हो, जो भी पीड़ा दर्द हो, उसकी दवा आपको मैं दे दूंगा, बस उस पुड़िया को खा लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स झिंगा लाला हो जाने का है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत देरी तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आपको रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसलिए पिछली वीडियोस आप देखना जरूर, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बेसिक बेसिक बातें की थी रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अगर आपको वही नहीं पता, तो रिफ्रैक्शन ही नहीं पता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे समझ पाओगे? दिस इज द क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अगली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से चालू होता है? हमने चालू किया था स्नेल्स लॉ से। कहां से चालू किया था? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज बराबर टू अ कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम n से डिनोट करते थे, कोई कोई म्यू से भी डिनोट कर देता है, पर हम n से करेंगे, आसानी रहती है। इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी चीज को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? यहाँ n नहीं, n21 लिखा होता है। 21 क्या 1 2 नहीं आ सकता क्या? इन सारे सवालों के जवाब अभी हम देंगे आराम आराम से, बिल्कुल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है, इसका फील क्या है? देखो, रिफ्रैक्शन मैंने बताया था आपको कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का झुकना। अगर कोई सी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो वो झुक जाती है थोड़ी सी या जितनी भी, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? कि लाइट झुकी तो है, लेकिन कितनी लाइट झुक गई है ये बताती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, उतना ही ज्यादा उस मीडियम में लाइट झुक जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? लाइट कितनी झुकी है या कितनी झुकेगी उस मीडियम में जाने के बाद। रिफ्रैक्शन तो यही है कि लाइट झुकेगी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन कितनी झुकेगी वो कौन बताता है? वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि नहीं? अभी और फील कराएंगे। देखो, यहाँ पे n जो लिखा होता है, n नहीं, n21 होता है बेसिकली, और 21 भी जरूरी नहीं है 21 ही होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले n12 n21 को पढ़ते कैसे हैं वो समझ लो। n12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू है ये, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। समझ में आई बात? पहले पढ़ना सीखो इसको कैसे पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, जो पहले लिखा हो उसका निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है, यानी सेकंड मीडियम के अकॉर्डिंग फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। अब देखो, ये जो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है, इसका मतलब है ये कंपैरिजन कर रहा है एक तरीके से। जैसे मैं कहूं मैं उस लड़के से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं ये कह सकता हूँ मैं उस लड़के से ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि मेरे से भी कोई ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं पावरफुल हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, हाँ मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ।
मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ ये तो कह सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकता हूँ मैं पावरफुल हूँ, मेरे से भी पावरफुल कोई ना कोई होगा। तो ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ लेकिन उससे तो कम पावरफुल हूँ। सो ये एक कंपैरेटिव टर्म से इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसी प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, कंपैरेटिव टर्म्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का निकाल रहा हूँ, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड मीडियम के अकॉर्डिंग। थर्ड मीडियम के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, इसलिए किसके अकॉर्डिंग ये मेंशन करना अनिवार्य है। कैसी लगी हिंदी, अनिवार्य। अच्छा, अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं n2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले लिखा है उसी का निकालना होता है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू अब आ जाएगा फर्स्ट मीडियम, बस उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात? पहले पढ़ना सीख लो, क्या है ये, पढ़ना सीख लिया, इसको मिटा देते हैं, पढ़ना सीख लो पहले क्या होता है ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे n21 लिखा होता है, ये जो कांस्टेंट होता है n सिर्फ n21 लिखा होता है। n21 क्यों लिखा होता है, देखो अगर मैं इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लूं, इस मीडियम को सेकंड मीडियम मान लूं, है ना, ये सरफेस से जो सेपरेट कर रहा है इसको, यहाँ से आई है इंसिडेंट रे, यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, अगर मैं मान लेता हूँ ये एक रेयरर मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अगर इधर से आएगी, तो ये बात मैंने बता रखा है पहले। तो लाइट को जाना था ऐसे, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, इस तरीके से बेंड हो जाएंगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो साइन आई व साइन आर है, आई क्या होगा, आई होगा ये वाला एंगल, ये तो होता है आई। आर क्या होता है, ये वाला एंगल आर होता है। आर क्या होता है, ये वाला एंगल क्या हो जाता है हमारे पास, आर हो जाता है। अच्छा जी, तो ये वाला मीडियम हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, ये वाला मीडियम है सेकंड। ये क्या बोल रहे हैं, n21 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात? ये बात नहीं समझना, समझना क्या है कि लाइट जिसके अंदर जाती है, जहां रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, उस वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आई है। जहां पे लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आई है। अब यहाँ पे n21 रटना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 और इसको 1 मान लेता हूं तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा ना। इसको 2 मान लूं, इसको 1 मान लूं, तो लाइट तो 1 में चली जाएगी, तो फिर वो n12 निकलेगा ना कि n21 निकलेगा। तो रट्टा नहीं मानना कि n21 ही होता है, नहीं। अगर एग्जाम में इसको 2 और इसको 1 आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा, फूट जाएगा, तो नया फ्यूज लगा लो और इसको बड़ी ही मोहब्बत से याद कर लो। समझ में आई बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम का जहां आपको लाइट गई है विद रिस्पेक्ट टू किस मीडियम का, जहां से लाइट आई है, जहां की लाइट गई है विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आई है। समझ में आई बात? तो ये n21 क्यों लिखा होता है, इसके अकॉर्डिंग n21 ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 2 इसको 1 कर दूं तो n12 हो जाएगा। बस समझ गए? बहुत बढ़िया जी, अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि देखो, सबसे पहला एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है, साइन आई बाय साइन आर इज बराबर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें लाइट गई। अच्छा, अगर मैं इसी में क्वेश्चन करा दूं कि आई की वैल्यू हमारे पास मान लो दी है 30 डिग्री, आर की वैल्यू मान लो कुछ भी दे दी, 45 डिग्री दे दिया, मान लेते हैं 45 डिग्री दे दिया, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सिंपल सा पूछ लिया। तो अब ये मत कहना किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां को लाइट गई है उसी का होगा ऑब्वियसली, है ना, सेकंड मीडियम मान लेना उसको। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर हो जाता है। साइन आई क्या है इस बार 30 डिग्री है, अपॉन साइन आर क्या है हमारे पास 45 डिग्री है ना। 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है। तो √2 से ये 2 कितने बार में कट जाएगा, √2 बार में कट जाएगा। अरे बताओ ना, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, इससे ही कट जाएगा, खत्म खत्म हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लेना, करना है ना, रैशनलाइज तो आता होगा क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया, आई और आर की वैल्यू दे देगा, हमें कैलकुलेट करनी होगी। समझ में आई बात? कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो और आगे मूव ऑन करते हैं, और भी कुछ फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, समझे कि नहीं, उस पर भी हमें चर्चा करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और कैसे फॉर्मूले आ सकते हैं, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, पहला होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है।
किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वो एब्सोल्यूट बन जाता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर आ जाता है तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है? एब्सोल्यूट। और उसमें विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी अलग मीडियम होना होगा। अच्छा, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर मिल जाए तो हम ये फंडा अप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम या वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसमें दोनों अलग अलग मीडियम होगा। इसमें एक मीडियम की श्योरिटी होती है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो एयर होगा। इसमें दोनों मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम जान चुके हैं। तो एक चीज और बता देते हैं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे n12 हमने निकालना सीखा, अब ध्यान से समझ लेना, फॉर्मूले समझ के काम बन जाएगा। n12 हम लिख देते हैं इसको n1/n2। ये क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। n12 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको मैं n1/n2 लिख सकता हूँ। अब बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है ये, और नीचे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम एयर मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये। अब एयर लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम ए नहीं लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर मानेंगे, हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे। तो n12 को हम n1/n2 भी लिख सकते हैं। तो यानी n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम अगर पूछा है तो n1/n2 हम कर देंगे। अच्छा, अगर वेलोसिटी के टर्म्स में ही इस फॉर्मूले को लिखें तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर वेलोसिटी आ जाता है, नीचे मतलब दोनों वेलोसिटी होता है लेकिन ऊपर v2 और नीचे v1 आ जाएगा। यानी n12 का अगर फॉर्मूला बनाए तो जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे, ये तो यहाँ आएगा। लेकिन वेलोसिटी में जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो बाद में लिखा है वो ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे आ जाता है। तो n12 का ये हो जाएगा। n21 का भी अगर लिखना चाहो इसका उल्टा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो n2/n1 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो ये v1/v2 हो जाएगा। कुछ ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा। बाकी सब कर लोगे, ये याद रखना जो पहले वो ऊपर जो बाद में वो नीचे, और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। समझ में आई बात, आई कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, क्या पूछ ले, एब्सोल्यूट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछ ले। अब ये एयर ए लिखना जरूरी नहीं है, ए लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम भी डायरेक्ट पूछ ले या कोई भी मीडियम पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोला था मैंने, वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखना हो तो ऊपर वो वाली वेलोसिटी आती है जो कि बाद में लिखी हो, बाद में कुछ नहीं लिखा तो एयर है, तो ऊपर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एयर। तो वेलोसिटी इन एयर को c से दिखाते हैं ना, c की वैल्यू क्या होती है, c होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर लेती है, बहुत ज्यादा लाइट की स्पीड होती है इन एयर। नीचे क्या आ जाता है, नीचे वो वाली वेलोसिटी आती है जो पहले लिखी हो, तो पहले तो लिखी है तो वेलोसिटी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे जो लिखा होगा वही यहाँ पे भी आने वाला है। समझ में आई बात? तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे ऊपर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ जाता है, या फिर उसी को वैक्यूम भी कह देते हैं। 10th क्लास के अकॉर्डिंग एयर और वैक्यूम हम एक ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती है। अच्छा जी, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ी और कहानी। अब थोड़ी और कहानी पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड दिया हुआ है और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पूछ लिया, तो टाम ऊपर और मुंडी नीचे कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाम ऊपर कर दो मुंडी नीचे कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी 1 2 लिखा है तो जस्ट इसको उल्टा कर दोगे तो n21 आ जाएगा बड़ी आसानी से। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास बड़ी मोहब्बत से एक और फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें और भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना उस फॉर्मूले के भी जब हम आंसर उड़ा सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो फालतू में और न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलेज को हम क्यों पढ़ें? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो
ऐसे फॉर्मूला एक बन जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दिया है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड दिया है, तो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बताओ क्या होगा। उसको हम बिना फॉर्मूले के भी उड़ा सकते हैं। बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, रेसिप्रोकल वाला आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था N1 वाला, आगे कुछ नहीं दिया तो एयर है, एयर के लिए हम ऊपर C/V1 कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे कहीं कहीं M भी लिखा होगा तो वहां यहाँ भी M लिखा होगा, ये भी ध्यान देना, है ना। यहाँ M तो यहाँ पे भी M, जो यहाँ होगा वही यहाँ होता है जब यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात होती है। ये वाले जरूर याद रखना, N12 का क्या हो जाता है N1/N2, और क्या हो जाता है उल्टा कर देंगे तो V2/V1 आ जाता है। देखो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि N1/N2 बराबर होता है V2/V1, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही है कि रामबाण, इसी को याद कर सकते हो आप। दिस इज हर मच की दवा फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे रिलेटेड जो भी पीड़ा आपको होगी वो ये सॉल्व करके दे देगा आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक साइन आर बाय साइन आर वाला और कर लेना, इसमें ऐड कर लोगे ना, साइन आर बाय साइन आर वाला, है ना, कर लेना। बस उससे अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। देखो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या करता है। मैंने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होता है उसमें उतनी ज्यादा लाइट झुक जाती है। तो मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स डाल के लिख सकता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग के, बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। याद रखना मेरी बात को, ऑप्टिकल डेंसिटी लिखा है ये मैंने। ऑप्टिकल डेंसिटी सिंपल वाली डेंसिटी नहीं होती। ऑप्टिकल क्यों यूज करते हैं, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, और हम लाइट से ही, लाइट की ही बातें कर रहे हैं कि लाइट कितना झुकेगी। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी और ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी उसकी। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दो मीडियम दे देता है, बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इसका ये है, बताओ कौन ज्यादा रेयरर होगा, कौन सा डेंसर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो रेयरर होगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स उतनी ज्यादा क्लोज होंगे, ट्रैफिक उतनी ज्यादा होगी, लाइट को भिड़ना ज्यादा पड़ेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी याद रख लेना बड़े ही मोहब्बत से कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और डेंसिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो लाइट धीरे धीरे चलने लगेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ी ही मोहब्बत से आ जाता है। तो क्वेश्चन जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है आपको। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया तो क्या मानोगे, एयर मानोगे, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू ये अल्कोहल हमारे पास क्या दे दिया है, ये 1.33 है, इसको मान लो 1.36 दे दिया। अब हमें बड़ी ही मोहब्बत से दिख रहा है इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका कम। पूछा है कौन, विच वन इज डेंसर, ये पूछ दिया विच वन इज डेंसर, कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा। तो बताओ कौन सा मीडियम इसमें डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। तो एन अल्कोहल, ये अल्कोहल, अरे यार एन तो लिखो एन, हाँ लिख दो क्या दिक्कत है, एन अल्कोहल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज ज्यादा देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इससे हम क्या कह देंगे कि अल्कोहल इज डेंसर, अल्कोहल इज डेंसर, अल्कोहल क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें तेज होगी, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इन विच मीडियम, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर। तो अभी तो मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा देखोगे तो डेंसिटी तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ से देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम हो जाती है। तो फास्टर चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया बात या नहीं आई ना। तो ये हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ बातें, ये चीज जरूर याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, है ना, ऐसे घुमा देंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन ये याद रखोगे तो आप घूमोगे नहीं, आप घूमोगे नहीं। समझ में आई बात, तो बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है,
कर लो क्या साइंस है, बस थोड़े थोड़े देखते जाओ ध्यान से, है ना। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो सारे फॉर्मूले चेक लो, जितने फॉर्मूले लिखवाए वो सारे के सारे छाप लो अपने दिमाग में, कॉपी में तो छापना, दिमाग में भी छाप लो। उसके बाद अब क्वेश्चन करने की बारी है। एक आधा क्वेश्चन मैंने करा भी दिया, और भी कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर देखेंगे मजा आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या करा लेते हैं, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर लिखा हो, देखो अंग्रेजी में लिखा होगा बुक्स में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको ऐसे लिखना सीख जाओ, उसको ऐसे लिखना सीख जाओ। तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4/3, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, 3/2, 1.5 होता है इसका, है ना, 3/2 दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोला है वेलोसिटी ऑफ लाइट बताओ पानी में कितनी होगी, और स्पीड ऑफ लाइट सी पूछ ले, यानी स्पीड ऑफ लाइट बताओ क्या होगा। अरे बताओ क्या होगा, पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालना है क्या। देखो मैंने एक चीज बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में, इसमें आता था n1 जब लिखते थे तो c/v1 हो जाता था, n1 लिखते थे तो क्या हो जाता था c/v1 हो जाता था, n2 लिखेंगे तो c/v2 हो जाएगा, n3 लिखेंगे तो c/v3 हो जाएगा, ng लिखेंगे तो c/vg नहीं हो जाएगा क्या। यानी स्पीड ऑफ लाइट हम निकाल सकते हैं जिस उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसी मीडियम की वेलोसिटी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है। तो मैं mg को c/vg नहीं लिख सकता क्या, बताओ। यहाँ पे g की बात हो रही है, बोलो कि w से क्यों नहीं किया, क्योंकि w में अभी हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो c को हम लिख सकते हैं nw इंटू में vg लिख सकते हैं। अरे w कहाँ से आ गया, ng इंटू vg, ng क्या था हमारे पास, ng यही है, a लिखा हुआ है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 3/2 इंटू वीजी क्या लिखा हुआ है 2 × 10⁸, 2 से 2 बड़े स्थान के साथ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे चमका या नहीं चमका, बता दो चमक रहा है या नहीं। 3 × 10⁸ ही तो होता है, अभी तो बताया था, आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। सो सी की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास, सी की वैल्यू तो मिल चुकी है, मिल गई ना, बढ़िया। VW निकालना है हमको, अच्छा जी VW कैसे निकाले, याद करो वो चमत्कारी फॉर्मूला, कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला, n1/n2 = 2v2/v1, क्योंकि दो मीडियम का जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी है और वेलोसिटी दोनों का जिक्र हुआ है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। अच्छा क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि इस NWA को हम क्या लिख सकते हैं, NW/NA नहीं लिख सकते क्या, क्या लिख सकते हैं हम, अरे भाई अच्छा NG कर लो ना, NW/NG को मैं VG/VW नहीं लिख सकता, क्योंकि दो मीडियम का जिक्र हुआ है, ऊपर W लिख दिया नीचे G, मर्जी है, ऊपर G लिख दो नीचे W लिख दो, एक ही बात है, इधर उल्टा हो जाएगा, बस ये याद रखना, NW/NG इज उल्टा देन दिस, यहाँ पे VG/VW आ जाता है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अरे ग्लास और वाटर का जिक्र हुआ है ना, तो ग्लास और वाटर लगा दो ऊपर नीचे, जैसे मर्जी वैसे लगा दो, लेकिन याद रखना इधर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो NW हमारे पास क्या दिया हुआ है, NWA दिया हुआ, तुम बोलोगे NW ये वो ए लिखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा तो NW दिया हुआ है हमारे पास 4/3, NG क्या दिया हुआ है 3/2, VG क्या दिया हुआ है 2 × 10⁸, और VW हमें निकालना है, VW क्या करना है हमको निकालना है, निकाल देंगे कि नहीं, बस इसको सॉल्व कर देंगे ना, क्या हो जाएगा ये बताओ, इस क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8/9, ये कितना हो जाएगा 8/9, और ये आ जाएगा। अब इसको उधर कर दो, BW जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ इंटू में 9/8 आ जाएगा, तो 2 से 4 बाद में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁸ 4, तो 9/4 आ जाएगा, काट लेना इसको, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। यूनिट जरूर लगा देना मीटर पर सेकंड, यूनिट नहीं लगाओगे फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये फॉर्मूला चमत्कारी याद रख लेना, जब भी वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र होगा और दो मीडियम का जिक्र होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बड़े ही आसान के साथ आंसर आ जाता है, समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और वो वाला करा देता हूँ एक क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, समझ में आई बात, एक क्वेश्चन और करा लेना। देखो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मान लिया हमने x दिया हुआ है, कितना x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड ये दिया हुआ है y। हमसे पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम क्या होगा, समझ गया, ये पूछ लिया। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड दिया है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बताना है। देखो इन दोनों में टू कॉमन था, उसे हटा दिया, जो कॉमन नहीं था उसका पूछ लिया है, समझ में आई बात। अब इसी का फॉर्मूला बना के बच्चे रट लेते हैं, फॉर्मूला भी रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से कब तक करोगे, भूल भी तो जाते हैं ना फॉर्मूला। तो बस कंसेप्ट पकड़ लो, मुझे भी नहीं आता फॉर्मूला क्या भाड़ में जाए, ऐसे उड़ा देंगे ना फालतू में क्वेश्चन, क्यों फॉर्मूला को रटना है। अब ध्यान से समझ लो, मुझे क्या चाहिए, n13 चाहिए। सबसे पहले जीवन लिखो, क्या लिखो, जीवन, गिवन लिखो, गिवन। तो सॉल्यूशन करते हैं, n12 दिया हुआ है हमारे पास x, क्या दिया है x। इस n12 को मैं n1 by n2 नहीं लिख सकता, बताओ, बता दो, n1 by n2 लिख सकता हूँ, अभी तो सीखा है n1 by n2, इसको मैं लिख सकता हूँ। और n23 दिया हुआ है, n23 क्या दिया है y, इस n23 को n2 by n3 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा y, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नहीं चाहिए क्या मुझे, n13 चाहिए, ये क्या होता है n1 by n3 होता है। इससे मुझे साफ पता लग रहा है मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, इस 2 को एलिमिनेट करना है कि नहीं करना है, इस 2 को भगाना है। इस 2 को हम कैसे भगाएंगे, ये दो इक्वेशन आ गई है आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो, आंसर दोनों से ही आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लो 2 कैसे एलिमिनेट हो रहा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो n2 n2 कट जाएगा ना, ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या हो जाएगा, n1 by n2 इनटू कर दो n2 by n3, लेफ्ट वाला अलग मल्टीप्लाई कर दिया और राइट वाला अलग कर दिया, n2 से n2 कट जाएगा तो n1 by n3 तो आएगा। अरे n1 by n3 तो चाहिए था हमको, यही तो होता है n13, x वही आ गया। करना ही क्या है, दो चीज दी होगी, इन दोनों से इक्वेशन बनाओ, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड करो, डिवाइड से भी आ जाएगा आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसको टांगों पर मुंडी नीचे करना होता है। देखो n13 दे पूछा था, अब मेरे से अगर n31 भी पूछा होता तो क्या कर लेते, देखो 13 आ गया है, अब 31 पूछा होता तो क्या कर देते, देखो n31 पूछा होता है तो मैं क्या बताया, इसका उल्टा कर दो ना, 1 by n13 हो जाता है, तो 1 by n13 क्या है, 1 by xy हो जाएगा, समझ गए ना। अगर 13 दिया हो तो 31 रेसिप्रोकल कर देना, आराम से ही आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको फॉर्मूला बना के रटना मत, नहीं तो फॉर्मूला भी रट सकते हो, देखो ना फॉर्मूला नहीं रट सकते, अभी बनाते हैं फॉर्मूला, देखो बनाना है फॉर्मूला, सीखना तो फॉर्मूला सीख लो। n13 दिया हुआ है, ये निकालना था हमको, है ना, और x क्या था, x यहाँ पे लिखा था ना, n12 लिखा था, इनटू में y क्या था, y n23 था, तो ये फॉर्मूला रट लेते हैं बच्चे, रट लो, रटना है तो, है ना, 2 कॉमन वाला यहाँ पे आ जाता है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला भी चाहो तो रट सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत इसकी नहीं होती है, डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, समझ गए। जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे कि मान लो n x y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ये हमको दिया हुआ है 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z ये दिया हुआ है हमको 2/3 कुछ भी मान लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है, z विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है, क्या होगा, और x विद रिस्पेक्ट टू z पूछा है, क्या होगा। इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लो, दूसरा तो रेसिप्रोकली होने का इतना तो समझ आता है ना, अरे यार आता है कि नहीं आता। x विद रिस्पेक्ट टू y दिया है, y विद रिस्पेक्ट टू z दिया है, z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, nxy दिया हुआ है 4/3, इसको क्या लिख लेंगे, nx by ny, ये आ जाएगा 4/3। इतनी बात तो समझ में आती है, बहुत बढ़िया। nx by ny आ गया, nyz दिया हुआ है हमको, क्या दिया है 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं ny by nz, ये आ जाएगा 2/3। मुझे चाहिए क्या, nzx, पहले कुछ भी मान लो zx चाहिए, क्या होगा nz by nx होगा, nz by nx होगा कि नहीं होगा, अच्छा जी बहुत बढ़िया। अब इन दोनों क्वेश्चन में मैं क्या हरकत करूं कि आंसर आ जाए, भाई चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। हो सकता है ये आ जाए या ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा, दूसरा तो रेसिप्रोकल ही होता है। तो क्या कर लो, बताओ क्या करोगे,
NZX निकालना है। क्या निकालना है? NZX, NZ by NX यानी NY, Y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। Y वाली टर्म कब एलिमिनेट होगी? जब इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई लिख लो, इसको इक्वेशन मान लो 1 और इसको इक्वेशन मान लो 2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो nx by ny इंटू में ny by nz, ये आ जाएगा 4/3 इंटू में 2/3 आ जाएगा कि नहीं? 4/3 इंटू में 2/3। ny से ny निपट जाएगा, nx by nz आ जाएगा क्या हमारे पास? 4 2 जा 8/9। यही क्या लिख सकते हैं? इसी को nxz लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 8/9। समझ गए कि नहीं? nxz आ गया है। क्या आ गया मेरे पास? nxz। हमने क्या निकाल लिया? nxz निकाल लिया, nxz निकाल लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। nxz पूछा था हमने, nzx बाद में निकाल लेंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते तो zx आ जाता, तो किसी से भी आंसर आ जाता है। रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या दिक्कत है? nxz आ चुका है। अगर nzx निकालना हो, ये 1/nxz हो जाता है, तो इसको उल्टा करोगे, इसकी टांग ऊपर मुंडी नीचे कर दोगे तो ये 9/8 आ जाएगा nzx की वैल्यू। तो बताओ भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे है? समझ आया ये लेक्चर? समझ आया कि नहीं आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, इस यहाँ पे करते हैं हम समाप्त। आगे एपिसोड्स में बहुत ही आसान आसान लेक्चर हैं, जैसे लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है हमको, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रे डायग्राम उसके कैसे बनते हैं। तो क्या आपको सोच रहे होगे कि रे डायग्राम से मिरर के जैसा है या नहीं? क्या मिरर के जैसा रे डायग्राम लेंस में होगा या नहीं? अगर कुछ अलग होगा तो क्या होगा? क्या गेम में कोई ट्विस्ट आने वाला है? इन सारे सवाल का जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।